नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही आनंद आने वाला है। जादूगर से संबंधित भी ये टॉपिक है जिसमें जादू दिखाया जा सकता है। जादूगर की कला है उसके बारे में भी इस टॉपिक में बताया गया है, उसके बारे में भी हम बातें करेंगे इस टॉपिक में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक जादूगर है वो अपना जादू करके चीज़ों का रंग बदल सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। तो एनएमएमएस 2022 के जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं परीक्षा दे रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक को बिल्कुल रट लेना और अपनी नोटबुक है उसमें नोट कर लेना। तो देखते हैं इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अमल, क्षार। और अमल और क्षार इसकी जांच कैसे करते हैं कि ये अमल है और ये क्षार है। और जब अमल और क्षार दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अमल का नाम और किस में पाया जाता है। तो अमल का नाम सबसे पहले दिया गया है एसिटिक अमल। कौन सा अमल दिया गया है? एसिटिक अमल। और यह पाया जाता है सिरका में। याद रखना, एसिटिक अमल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे प्रथम बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। अगर उनको जानकारी नहीं है तो आप उनको ज़रूर बताएं, वो भी इस छात्रवृत्ति का फ़ायदा ले सकें। क्योंकि ये वीडियो लगातार मेरी बनाने का यही कारण है कि जो एनएमएमएस परीक्षा है इसकी जानकारी बहुत कम है और बहुत ही कम फॉर्म भरे जाते हैं। अब पिछले साल इसके 60,000 के करीब ही पूरे राजस्थान में फॉर्म भरे गए थे। तो जानकारी कम होने के कारण इसमें बच्चे भी कम बैठते हैं और कम बच्चे ही लाभ ले पाते हैं। और न ही इसका आपको कोई सिलेबस मिलता है और न ही कोई वीडियो। तो इसलिए मैं आपके लिए लगातार ये निःशुल्क एक प्रयास कर रहा हूँ। तो देखते हैं फॉर्मिक अमल दिया गया है अगला। तो फॉर्मिक अमल किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में। जब चींटी, लाल चींटी होती है हमारी, डंक मारती है तो उसमें कौन सा अमल पाया जाएगा? फॉर्मिक अमल पाया जाएगा। तो एसिटिक अमल है, इसका सूत्र एक बार बता देता हूँ मैं। CH3COOH लिख लेना चाहिए। और जो फॉर्मिक अम्ल होता है इसका HCOOH। ये वैसे आपकी किताब में है नहीं, फिर भी जानकारी के लिए लिख सकते हैं। साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू कुल के फलों में, जैसे संतरा, नींबू, यानी खट्टे में। याद रखना सीधी सी बात, जो खट्टे होते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब देख सकते हैं आगे लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। किस में पाया जाता है? दही में। और जो दूध को दही में बदलता है वो कौन सा जीवाणु होता है? उस जीवाणु का नाम भी आप अच्छी तरह से याद रखना, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। अब देखो ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। आगे दिया गया है अपने को एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो एस्कोर्बिक अम्ल है। और यह एस्कोर्बिक अम्ल भी खट्टे में पाया जाता है। आंवला, सिट्रस फल, यानी जो खट्टे फल होते हैं उनमें, और आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आगे दिया गया है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल इमली में, अंगूर में, कच्चे आम में आदि में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, पूछ लिया जाता है कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली, आंवला, दही, सिट्रस फल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इमली में। किस में पाया जाएगा? इमली में पाया जाएगा। ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति के होते हैं। तो याद रखना, दोबारा एक बार और बता देता हूँ कि देखो एसिटिक अम्ल सिरका में, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में, सिट्रिक अम्ल नींबू कुल के फलों में, लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में। पालक वाला भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है पालक का कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल आंवला, सिट्रस फल में। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर और कच्चे आमों में। अब देखते हैं क्षार। तो अम्ल तो हमने देख लिया, उसके बाद में हम देखते हैं क्षार। तो देखते हैं क्षार का नाम और किस में पाया जाता है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने के पानी में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है Ca। Ca का मतलब कैल्शियम होता है और OH होता है हाइड्रोक्साइड। इसकी पावर कितनी? 2, नीचे 2 लग जाएगा। तो चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है ये। दूसरा दिया गया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम का सूत्र होता है NH4
और इसकी OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र ये होता है। ये कहाँ पे? खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कौन? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगला दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये पाया जाता है साबुन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, याद रखना। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है KOH। के होता है पोटेशियम, OH होता है हाइड्रोक्साइड, Na होता है सोडियम और OH होता है हाइड्रोक्साइड। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाए जाते हैं? साबुन में। तो याद रखना, जो साबुन होती है वो कैसी प्रकृति की होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है, क्षार होती है। हमने पीछे वीडियो में भी चर्चा की अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में, कौन से खट्टे होते हैं, कौन से कड़वे होते हैं, और लिटमस परीक्षण क्या होता है। आगे देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है Mg, मैग्नीशियम होता है, और हाइड्रोक्साइड OH की पावर कितनी हो जाएगी? 2, MgOH की पावर 2। ये दूध या मैग्नीशियम कहलाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसे कहते हैं। यानी ये भी क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। जब अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है शरीर में तो उसे डॉक्टर दूध या मैग्नीशियम देता है या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देता है। आगे ये बिंदु है, ये महत्वपूर्ण है। सूचक परीक्षण, यानी कि अम्ल और क्षार होते हैं, इनकी हमें कैसे जानकारी मिले कि ये अम्ल है और ये क्षार है। तो ये सूचक दिए गए हैं, 3-4 सूचक हम जानकारी लेंगे। जैसे लिटमस है, दूसरा हल्दी है, तीसरा गुड़हल है, गुड़हल, और चौथा है फिनोप्थलीन। तो ये 3-4 सूचक है। इन सूचकों के द्वारा हमें जानकारी मिलती है कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार और कौन सा उदासीन है। तो इनके अलग अलग गुण है। ये भी प्रश्न आता है, इसमें कौन सा प्रश्न आता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। तो लिटमस है, ये प्राकृतिक है। और लिटमस बना किससे होता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, लाइकेन से बना होता है। किससे बना होता है? लाइकेन से बना होता है, या लाइकेन से निकाला जाता है इसे। अब देखो, इसको जब अम्ल में मिलाते हैं और क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है? जब अम्ल विलयन में मिलाया जाता है तो लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल। और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। इस बात को आप पक्का याद कर लेना चाहे। जब अम्ल में मिलाते हैं तो लाल, और जब क्षार में मिलाते हैं तो नीला। आपको सीधा आएगा। जब लिटमस पत्थर अम्ल में मिलाते हैं तो रंग होता है लाल, नीला, गुलाबी, हरा। तो कौन सा उत्तर करना है? लाल। और मैंने पहले आपको एक सूत्र बताया था अनिल वाला। अनिल में क्या होता है? अम्ल नीले रंग को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। तो इस सूत्र को भी आप याद कर लेना। ये तो हो गया लिटमस के बारे में। अब देखो, लिटमस इस पौधे से प्राप्त होता है। शैवाल का पौधा है, इस पौधे से लिटमस से प्राप्त होता है। आगे लिटमस दिखाए गए हैं, 2 प्रकार के लिटमस होते हैं। ये लाल लिटमस है और ये नीला लिटमस है। इस प्रकार के लिटमस होते हैं। ये तो रेड है और ये कैसा है? ब्लू है। अब देखते हैं आगे। ये दिखाया गया हल्दी का। किसका दिखाया गया? हल्दी का। अब देखो, हल्दी का पेस्ट बना लिया। हल्दी का पेस्ट बनाने का मतलब हल्दी ली और उसमें पानी में घोल ली। तो ये हल्दी का पेस्ट है। जब हल्दी के पेस्ट की क्रिया करते हैं, चूने के पानी में अलग अलग हम क्रिया करते हैं, तो इसके रंग में क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ को हम देखेंगे। क्या करेंगे? उस चीज़ को हम देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हल्दी, जब हम हल्दी को मिलाते हैं क्षार में, चूने का पानी कैसा होता है? क्षारीय होता है। हमने पीछे देखा था इस बात को। तो चूने का पानी क्षारीय होता है, तो क्षार में मिलाते हैं। तो अब देखो, ये इसमें क्या बताया गया है? इसमें क्या बताया गया है? अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी सफ़ेद कमीज़ पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। क्योंकि साबुन का पानी कैसा होता है? क्षारीय होता है। साबुन, हमने अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बात की थी। ये किस में पाए जाते हैं? साबुन में। साबुन में पाए जाते हैं। साबुन कैसी होगी? क्षारीय। और जब क्षारीय है साबुन तो हल्दी है। हल्दी के दाग के ऊपर अगर साबुन पड़ेगा तो कैसा रंग हो जाएगा? लाल रंग हो जाता है। तो याद रखना, क्षार के साथ में जब हल्दी क्रिया करती है तो कैसा रंग उत्पन्न कर देती है? लाल रंग उत्पन्न कर देती है। अगला दिया गया है गुड़हल। गुड़हल भी एक पादप का नाम है। देखो, गुड़हल का पुष्प, ये फूल है गुड़हल के।
किसके फूल हैं? गुड़हल नामक पादप के फूल है। अब इनका अम्ल और क्षार के साथ में क्या कनेक्शन है, क्या क्रिया दी गई है, तो हम देखेंगे। जब 2 प्रखंडलियाँ 3 प्रखंडलियाँ दी गई है और इसमें से एक में गुड़हल का पेस्ट तैयार किया गया है, एक में क्या किया गया है? गुड़हल का पेस्ट तैयार किया गया है, ये इसमें गुड़हल का पेस्ट तैयार है, तो ये अम्ल है और ये क्या है? क्षार है। देख सकते हैं इन प्रखंडलियों के ऊपर नाम भी लिखा गया है। ये सूचक है, ये अम्ल है और ये क्या है? क्षार। सूचक का मतलब इस प्रखंडली में जो गुड़हल के पुष्प है उसका पेस्ट तैयार किया गया है। जब गुड़हल का पेस्ट किसमें? अम्लीय विलयन में डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? गहरा गुलाबी रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है? गहरा गुलाबी। अब जब क्षारीय में डालते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है? हरा रंग हो जाता है। तो याद रखना जब सूचक होते हैं, इन जो गुड़हल के सूचक, इसको अम्ल में डालते हैं तो उसका रंग हो जाएगा गहरा गुलाबी, और जब अम्ल में डालते हैं तो इसका रंग हो जाएगा हरा। तो ये प्रश्न आता है, कैसे आता है कि जो अम्ल गुड़हल है उसको जब अम्ल में डालते हैं तो रंग उत्पन्न होता है, जब गुड़हल है इसको क्षार में डालते हैं तो रंग उत्पन्न होता है। पिछली बार भी एक प्रश्न आया था इससे संबंधित है, अभी नीचे लिखी हुई। ये अगला सूचक है कौन सा? फिनोप्थिलीन। अगला सूचक क्या है? फिनोप्थिलीन। तो फिनोप्थिलीन के बारे में हम पढ़ेंगे। जब क्षारीय विलयन में फिनोप्थिलीन को डालेंगे तो कौन सा रंग उत्पन्न कर देगा? गुलाबी रंग उत्पन्न कर देगा। इम्पोर्टेंट है ये भी, ये प्रश्न आया था कि जब फिनोप्थिलीन को क्षारीय विलयन में डालते हैं तो रंग उत्पन्न करता है, कौन सा रंग उत्पन्न करता है? गुलाबी रंग उत्पन्न करता है। आपकी किताब में से है कक्षा 7 के 5वें पाठ में आई है। इसके विपरीत अगर अम्लीय विलयन में डालते हैं तो कैसा रंग उत्पन्न करेगा? रंगहीन। जब अम्लीय विलयन में डालेंगे तो कोई रंग उत्पन्न नहीं करता है। तो हमें पता चल जाएगा कि फिनोप्थिलीन अगर गुलाबी रंग उत्पन्न करता है तो क्षार है, अगर कोई भी रंग उत्पन्न नहीं करता है तो वह क्या है? अम्ल है। इसी प्रकार से जब क्षार और अम्ल है दोनों को आपस में हम समान मात्रा में मिलाते हैं, जब अम्ल और क्षार है दोनों को हम समान मात्रा में या फिर उचित मात्रा में मिलाते हैं तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय होती है और न ही क्षारीय होती है। जो विलयन होता है इसकी प्रकृति का मतलब कैसा विलयन है, वह अम्लीय है या क्षारीय है, उसमें न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय। दोनों के गुण हैं वो नष्ट हो जाते हैं, दोनों के गुण क्या हो जाएंगे? नष्ट। तो वह विलयन कौन सा होगा? लवणीय विलयन या फिर उदासीन विलयन कहते हैं उसको। न तो उसमें अम्ल है न ही क्षार है, वह कैसा विलयन होगा? उदासीन। और उसमें बनेगा क्या? ये भी प्रश्न आया था कि जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? एक लवण बनता है और प्लस में क्या बनेगा? जल का निर्माण होगा और साथ में क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलती है। क्या निकल रही है? ऊष्मा। ऊष्मा निकलने के कारण इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि जब कोई अभिक्रिया है उसमें से ऊष्मा निकलती है तो वह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और अगर आपके कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।